eyes closed. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. 3 Omkar chanting. Breathe in. Breathe in. Breathe in. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Katavavah Tejasvinavaditamastu Mam Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms. Cup your eyes. Remove your hands and gently open your eyes. प्रशांत सर कहाँ तक हुआ था पीपीटी, आपको याद है क्या? नहीं मैम, वो नोट्स नहीं थे मेरे। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि बहुत लॉन्ग समय हो गया ना, लंबा समय, तो मुझे भी याद नहीं कहाँ तक हुआ था। मैं भी शायद हम 20 तक गए थे, 20 शायद 20 तक सर। हाँ अच्छा मैं भी। ठीक है सर। ओके ठीक है। नाउ अपना टॉपिक है योगा थेरेपी, और योगा थेरेपी में जो अलग अलग डिजीज है उनका योगा से कैसे इलाज हो सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब उसके पहले का था हमारा हाइपरटेंशन। ओके, अभी कार्डियक अस्थमा, मतलब हमारे जो धड़कन है या हमारा जो हृदय है उसमें भी अस्थमा कैसे होता है, ये उसके बारे में। हाँ सर, बालाजी सर। 38 चालू था। 38। अच्छा हाँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। अपना एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटीज मेलाइटिस एंड ओबेसिटी। Now diabetes mellitus, chronic metabolic disorder, excess of blood glucose with secretion of glucose in the urine। तो ये जो डायबिटीज है वो ना हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है ना, उसका सिक्रेशन होने की वजह से, ज्यादा सिक्रेशन होने की वजह से हमारे यूरिन में भी वो सिक्रेशन आता है। तो इसलिए आप देखोगे जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं है ना, अगर वो कहीं पे यूरिन के लिए जाते हैं और अगर उन्होंने पानी नहीं डाला वहां पे या सफाई नहीं की, तो थोड़ी देर के बाद वहां पे आप देखोगे तो चींटियां आने लगती हैं, इतना ज्यादा ग्लूकोज उसमें होता है। अब डायबिटीज के जो टाइप्स है, आईडीडीएम इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप है, टाइप 1 जुवेनाइल जो अडल्ट को होता है, और एनआईडीडीएम टाइप 2 नॉन इंसुलिन ओके डिपेंडेंट टाइप के, जिससे जो हमारे बाकी सब लोगों को हम देखते हैं वो ये टाइप 2 डायबिटीज होता है जो 90% लोगों को होता है। और जेस्टेटाइनल डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, और अगर प्रेगनेंसी के टाइम हो गया तो फिर बाद में प्रेगनेंसी के बाद
फिर ये टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। नाउ डायबिटीज साइंस एंड सिम्टम्स, आपको कैसे पता चलेगा कि डायबिटीज हो गया है? उसमें हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है ना, ग्लाइकोरिया, ग्लूकोज आने लगता है यूरिन में, ये सब आप रिपोर्ट निकालोगे तभी उसमें चलेगा। पॉलीयूरिया हो जाता है, एक्सेसिव हंगर और थर्स्ट, ज्यादा भूख प्यास लगने लगती है, वीकनेस आ जाती है, तेजी से वजन कम होने लगता है, ईचिंग होने लगता है, हमारे जो घाव है वो जल्दी भरते नहीं है, इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। तो ये सब साइन है जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि डायबिटीज हुआ है कि नहीं। ओके। और जब हम डायबिटीज चेक करते हैं तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज में चेक करते हैं, है ना, खाना खाने के एकदम सुबह बिना कुछ खाना खाए और खाना खाने के बाद। तो जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज होता है ना, अगर वो 100 mg और डीएल तक हुआ, पर डीएल हुआ तो नॉर्मल है, 100 से 125 तक आया तो प्री डायबिटिक है, और अगर 125 से ज्यादा आया तो फिर वो डायबिटिक हो गए। ठीक। और पीपी ब्लड ग्लूकोज 2 आवर्स आफ्टर द मील, और खाने के 2 घंटे के बाद जब हम लोग जो करते हैं उसमें अगर 140 से 180 के बीच में आया तो प्री डायबिटिक है ना, और अगर वो 180 से ज्यादा आया तो आपको ना वो डायबिटीज है। ना ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, अभी ग्लूकोज को है ना आपको ब्लड में टेस्ट करने के लिए भी आता है, मेडिकल में जाके आप टेस्ट करने जाते हो। So average blood sugar level for the past 2 of 3 months measures the percentage of blood sugar attached to the hemoglobin। वो पिछले 2-3 महीने की रिपोर्ट लेके देखते हैं कि कितना है आपके, है ना, हीमोग्लोबिन कितना है, शुगर मतलब हीमोग्लोबिन में ब्लड शुगर कितना है, एंड उसमें A1C लेवल ऑफ 6.5% और हायर ऑन टू सेपरेट टेस्ट तो वो डायबिटीज होगा। मतलब दूसरे तरीके से अगर हमें वो टेस्ट करना हुआ कि डायबिटिक, उन पेशेंट को डायबिटीज है कि नहीं है ना, तो अगर 6.5% या उससे ज्यादा हुआ तो वो डायबिटीज होगा, और अगर 5.7 से 6.4 के बीच में है तो प्री डायबिटिक है, और अगर वो टेस्ट जो है ना, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है 5.7 से कम हुआ तो नॉर्मल है। एग्जाम में आपको इतना सब नहीं आएगा, एग्जाम में आपको अगर आएगा तो सिर्फ आपने बता दिया ये टेस्ट करते हैं तो भी काफी है, लेकिन जब आप स्टूडेंट लाइक टीचर बनोगे तब अगर थोड़ी आपको जानकारी रहेगी तो अच्छा है। अब कॉजेज क्या है डायबिटीज के? स्ट्रेस है ना, जेनेटिक है, लाइफस्टाइल है, इंसुलिन रेजिस्टेंस और डिक्रीज्ड इंसुलिन प्रोडक्शन है, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो गया, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते है ना, तो हमारे ऑर्गन ही थोड़ा काम करना कम कर देते हैं। एंड ग्लूकोज इन ब्लड नॉट यूटिलाइज बाय द सेल्स, पॉवर्टी ऑफ प्लेंटी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो सेल है वो खुद ग्लूकोज लेना भी बंद कर देते हैं। तो ऐसे कई रीजन है, लेकिन इंडिया में जो ज्यादातर जो रीजन है वो इंसुलिन प्रोडक्शन का कम होना पाया जाता है। नाउ कॉम्प्लिकेशंस इन डायबिटीज, इसमें रेटिनोपैथी हो सकता है, किडनी हो सकता है, आपको किडनी प्रॉब्लम, कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, आपको हृदय से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है ना, न्यूरोपैथी की कोई बीमारी हो सकती है, और आर्थियोसोलिसिस टाइप की कुछ बीमारी हो सकती है ना। तो आपके जो ऑर्गन है डायबिटीज होने की वजह से आपके जो दूसरे ऑर्गन्स है उस पर भी उसका असर जाता है, आंखों से लेके शरीर के दूसरे अंग किडनी तक पे भी असर होता है। अब आपको डायबिटीज मैनेजमेंट कैसे करना है? अभी दवाइयाँ तो बहुत सारी है मार्केट में जो मेडिकल डॉक्टर्स आपको देते हैं, लेकिन अगर आपको योगा के हिसाब से, है ना, योगिक लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर आपको उनको ठीक करना हो गया तो क्या कर सकते हैं? उनको सबसे पहले काउंसलिंग कर सकते हैं, कैन बी ट्रीटेड नॉट टू ब्लेम जेनेटिक्स और फैमिली हिस्ट्री। जो डायबिटीज है ना, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, ये सब हेरिडिटी से भी आते हैं, लेकिन 100% क्योरेबल भी है। अभी तो कितने सारे रिसर्च भी आ चुके हैं इसके ऊपर कि ये जो डायबिटीज है वो क्योरेबल है। तो पहले लोगों को ये यकीन दिलाना
कि डायबिटीज जो है वो ठीक हो सकता है, और ये ठीक होने के लिए आपको ये कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, या एक्सरसाइज करनी है, या ये दवाइयाँ टाइम पे लेनी है। सिर्फ फैमिली हिस्ट्री है इसलिए मान के बैठ जाना तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। फिर उनको फाइबरस फूड देना ना, लो कार्बोहाइड्रेट लो फैट्स है ना, उनको बताना कि आपको चावल वगैरह कम खाना है ना, आलू वगैरह कम खाना है, जिससे मोटापा पड़े, फैट क्रिएट हो, है ना, चर्बी वाले खाने कम खाने हैं ना? उनको षटक्रिया करवानी है, उनको वस्त्र धोती, अभी वस्त्र धोती नहीं कर सकते तो है ना वमन धोती ना, संघ प्रक्षालन, जो सिंपल प्रैक्टिसेस है वो भी आप उनको दे सकते हो। अब और जो कमर के सारे आसन है ट्विस्टिंग वाले, कटी शक्ति विकासक वाले जो व्यायाम है, जैसे स्टैंडिंग में कटी शक्ति विकासक दे दिया, सिटिंग में उनको अर्धमशींद्र आसन दे दिया, और लेट के उनको स्पाइनल ट्विस्टिंग वाले ना मेरु वक्रासन वगैरह दे दिया। तो ये सारे ट्विस्टिंग वाले आसन उनके लिए अच्छे हैं डायबिटीज के लिए। ठीक है, अर्ध मचेंद्रासन, पादहस्तासन, मत्स्यासन, कटी चक्रासन, उष्ट्रासन, फिर भस्त्रिका, अग्निसार, सूर्य भेदन, सूर्य नमस्कार, ये सारे प्रैक्टिसेस डायबिटीज को ठीक करने के लिए अच्छे हैं। आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो, आपके है ना जानकारी के हिसाब से। हाइपोग्लिसिमिया, अभी हाइपोग्लिसिमिया क्या है? एक्सेस डोज ऑफ एंटी डायबिटीज, डिले इन फूड इंटेक आफ्टर मेडिकेशंस, फीवर, टू मच एक्सरसाइज ना। अभी एंटी डायबिटिक ना हो, डायबिटीज ना हो, उसकी ज्यादा दवाई ले ली है ना, उस ज्यादा दवाई लेने की वजह से, और डिले इन फूड इंटेक आफ्टर मेडिकेशन, जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर की खाना खाने के बाद दवाई लो, या दवाई लो तो खाना खाने के पहले दवाई लो, तो उसमें अगर हम बहुत ज्यादा लापरवाही करते हैं तो है ना, फीवर हो गया, या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर दिया तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। सिम्टम्स क्या है? ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन, एंजाइटी। ड्राउजीनेस होता है, हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि अरे थक गए हैं ना, कुछ करने का मन नहीं करेगा, कंफ्यूजन रहता है हमेशा, एंजाइटी आ जाती है ना, शरीर का कपकपाना भी हो सकता है, या हम लोग कुछ चबाते रहते हैं, ऐसे आदत रहती है ना कुछ दबाने की, चबाने की, ऐसे एंजाइटी में हो जाता है। और ट्रीटमेंट क्या है? ग्लूकोज एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो मेडिकल में तो इलाज है ही, लेकिन हम लोग यौगिक इलाज के बारे में देखेंगे। नाउ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, एप्पल शेप्ड बॉडी, मोर प्रॉन होता है। अभी अभी हाइपरग्लाइसेमिया है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? ज्यादा रिलैक्सिंग वाले आसन दे सकते हो ना, और प्राणायाम, मेडिटेशन, जो बॉडी को रिजनरेट करे, है ना, ज्यादा एक्सरसाइज वाले नहीं, रिजनरेटिव वाले प्रैक्टिसेस जो है आप उनको दे सकते हो, रिलैक्सेशन वाले। जिनका एप्पल शेप बॉडी होता है उनको ज्यादा ये होता है। एप्पल शेप बॉडी मतलब कैसा? पेट ज्यादा बड़ा हो जाना, है ना, ऊपर पतला होना, पेट बड़ा होना, कमर के आसपास ज्यादा चर्बी होना, जिनको हाई बीपी होता है, हाई ब्लड शुगर होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल हाई रहेगा, है ना, हार्ट हार्ट पेशेंट होते हैं, या स्ट्रोक आ चुका रहता है, या डायबिटीज के पेशेंट रहते हैं। अब ये चार्ट में आपको दिखाया है डायबिटीज कैसा है, कॉम्प्लिकेशंस कहाँ, कौन कौन से ऑर्गन उसके साथ इफेक्ट कर सकते हैं, है ना, और आप प्रिकॉशन के लिए क्या क्या कर सकते हो। ना ओबेसिटी, ओबेसिटी गिफ्ट ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल। अभी ओबेसिटी कोई बीमारी है क्या? ओबेसिटी कोई बीमारी नहीं है। पहले कोई मोटापा कोई बीमारी होती थी क्या? नहीं, है ना। अभी ये मॉडर्न लाइफस्टाइल है हमारी, जो उसमें मोटापा एक बीमारी हो गई है। पहले तो क्या होता था एकदम, अगर आप देखो 50-60 साल पहले, जो मोटा होता था आदमी उसको सेठ बोला जाता था कि अरे ये तो सेठ है, इसके पास तो बहुत खाने पीने की चीजें अच्छी रहती होंगी, है ना। पतले लोगों को तो गरीब माना जाता था, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि
मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम इतना सब इस तरह से जीते हैं, इस तरह से खाते हैं कि सब ओबेसिटी आ गई है। तो ओबेसिटी कोई बीमारी नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल का दिया हुआ है। एपिडेमिक है, आज के जमाने में यही सबसे बड़ी महामारी की तरह है। ओके, और ओबेसिटी की वजह से हमें दूसरी बीमारियां हो जाती है, इसलिए इससे बचाव जरूरी है। ओके, अगर बीएमआई जो है 20 से ज्यादा है, फॉर द एज एंड सेक्स, अगर बीएमआई 20 से ज्यादा है तो ना, 20 से कम बीएमआई है तो अच्छा है, 25 से 30 के बीच में ओवरवेट है, 30 से ज्यादा है तो ओबेसिटी आ गई, मोटापा आ गया। सिम्टम्स क्या है? एक्सेस स्वेटिंग, है ना, आपको खाना खाते समय भी पसीना आ जाएगा, इतना स्वेट, हमेशा पसीना पसीना रहते हो। एग्जॉशन विथ लिटिल फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा सा काम करते ही थक जाना, है ना, डिजीनेस आना, चक्कर आना, उत्साह न होना, ऐसा लगता है कि नहीं कुछ नहीं करना, उठने बैठने में तकलीफ होना, नींद ज्यादा लेना, है ना। अभी मोटापे के लिए क्या बताना, उसके लिए तो आप खुद जानते हो, है ना। और मोटापा क्यों होता है, उसके कॉजेज क्या है? फिजिकल एक्टिविटी कम होना, एक्सरसाइज नहीं करना, हाई कैलोरी खाना खाना, ज्यादा मोटापे वाला खाना खाना। ओके, या फिर कभी कभी कैसे थायराइड जो है ना, थायराइड ग्लैंड जो है वो, उसमें डिस्टरबेंस आ जाने से भी हो जाता है हाइपोथायराइड। डायबिटीज के पेशेंट भी जल्दी मोटापा आ जाता है, या कोई किसी प्रकार की कोई सर्जरी हुई है, डॉक्टर ने बोला है रेस्ट करो, अच्छा बढ़िया खाना खाओ, तो रेस्ट करने में, आराम करने में भी ज्यादा मोटापा आ जाता है। अगर ओबेसिटी हो गया तो इतनी सारी बीमारियां हमें गिफ्ट में मिल जाती है ना, उसमें से कोई एक या एक से ज्यादा बीमारी भी हो सकती है। अभी ओबेसिटी के लिए योगा थेरेपी क्या कर सकते हैं, डाइट कर सकते हैं, सबसे पहले मिताहार। अभी मिताहार का अपना जो डेफिनेशन है वो क्या है? सुस्निग्ध सुमधुर, है ना, भोजन लेना है, और चतुर्थांश कम करना है ना, 1/4 कम खाना है, भगवान को अर्पित करके खाना। तो अगर ये मिताहार, है ना, प्री हीट करके नहीं खाना है, ये जो मिताहार का डेफिनेशन हठयोग प्रदीपिका में दिया है, वो सब आपको फॉलो करना है। तो उससे क्या होगा कि अपने आप कम खाओगे, है ना, गले तक मत खाओ, डकार आने तक मत खाओ, थोड़ा कम ही खाओ, अच्छा स्लीप ले लो, रेस्ट करो, एक्टिविटी करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, एनिमा ले सकते हो, स्टीम बाथ ले सकते हो, मड बाथ ले सकते हो, जिससे बॉडी के जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाए, कुंजल क्रिया कर सकते हो, संप्रक्षालन कर सकते हो। आसन में सारे आसन, फिजिकल तो सभी आसन अच्छे हैं, ताड़ासन, कटी चक्रासन, हलासन, सूर्य नमस्कार, है ना, सभी आसन अच्छे हैं ओबेसिटी कम करने के लिए। और भस्त्रिका, सूर्य भेदन, अग्निसा, जो एनर्जेटिक करने वाले प्राणायाम है ना, सूर्य भेदन से भी काफी वेट लॉस होता है, अग्निसर क्रिया से, भस्त्रिका से, सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम। तो जितना ज्यादा फिजिकल करेंगे और एक्टिविटी वाले प्रैक्टिसेस करेंगे, उतना ओबेसिटी के लिए फायदेमंद है वो। नाउ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, हमारे, है ना, गैस्ट्रिटाइटिस हो जाता है, की वजह से होता है, गैस की वजह से कभी हो जाता है वो, अपचन की वजह से, अल्सर की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, डायरिया की वजह से, है ना, कभी कभी आईबीएस, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम की वजह से मोशन जो है वो रुकता ही नहीं है, कोलाइटिस कुछ और बीमारी आ जाती है, पाइल्स की वजह से, ये इतने सारे रीजन की वजह से, है ना, या इतने सारे चीजें होती है जो इसके, हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में हो जाते हैं, जो हमारी पाचन की जो इंटेस्टाइन है उसमें। अब गैस्ट्रिटाइटिस क्या है? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। हमारा जो स्टमक है ना, उसकी लाइन जो है, पेट के अंदर हमारा जो स्टमक है, उसका जो आकार है, उसकी जो लाइनिंग है, उस लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, कुछ सूजन वगैरह आ जाती है, बोलते पेट में सूजन आ गई, लीवर में सूजन आ गई, है ना। क्यों? हाइपर एसिडिटी की वजह से वो हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है,
इरेगुलर डाइटरी हैबिट, जंक फूड खाने की वजह से हो सकता है, या कुछ ऐसा आपने कुछ खा लिया जो आपको पचता नहीं है, या जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बाहर का है ना, फास्ट फूड खाते हैं, या कुछ आपने दवाई ली जो आपको हजम नहीं हुई, या फिर टोबैको से, अल्कोहल से, इन सब से भी हो सकता है। और ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, मतलब कोई एक्यूट भी होता है, क्रोनिक भी होता है। अभी सिम्टम्स कैसे आपको पता चलेगा गैस्ट्रिटाइटिस हुआ है आपको? एसिड रिफ्लेक्स होता है, आपको ऐसा लगता है कि अरे बार बार ना एसिड आ रहा है ऊपर, एसिडिटी हो रही है, बर्निंग हो रहा है, चेस्ट में बर्न हो रहा है, और डकार आ रही है, कच्ची डकार आ रही है, वोमिटिंग जैसा लग रहा है, ड्राई कफ जैसा हो रहा है ना। ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर आपको पता चल गया कि ये हो रहा है, मुझे अपचन जैसा लग रहा है, तो तुरंत अपने में बदलाव लाना, अपने खान पान में बदलाव लाना। जो भी खान पान में बदलाव ला सकते हैं कि इसकी वजह से हुआ रहेगा, उतना बदलाव लाके आप उसको ठीक कर सकते हो तुरंत। फिर उस चीज को न खाना या कम खाना, इस तरह से। नाउ गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, ऑल्सो नोन एज डायपेप्सिया और इंडाइजेशन, मतलब अपचन, ये भी एक तरह से एक बीमारी है, अपचन। ठीक है। सिम्टम्स क्या है? डिस्कम्फर्ट इन अपर एब्डोमेन, बर्निंग इन चेस्ट, है ना। अपचन से क्या होगा कि अपना आपका जो पेट है ना, पेट में बोलते ना कि अरे आज पेट में कुछ तो गड़बड़ है, दुख रहा है पेट, या डाइजेशन नहीं हुआ, या बहुत टाइट लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है पेट में, है ना। चेस्ट में बर्निंग जैसा हो जाता है, एसिड जैसा हो जाता है, या ऐसा बोलते मुंह का टेस्ट बदल गया है ना। गले में, थ्रोट में बर्निंग जैसा हो जाता है ना, ऐसे लग रहा है कि कुछ तो जल रहा है, गले में जल रहा है अभी तक। नाउ पेप्टिक अल्सर डिजीज ना, ग्रुप ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर, मेनली ulceration, break in lining of stomach and duodenum, causes bacteria, drug, smoking, alcohol। अल्सर जो है वो क्यों होता है कि आपके जो स्टमक की लाइनिंग है ना, उसमें थोड़ा ब्रेक आ जाना, या कुछ रेसेज आ जाना, अल्सर की वजह से। कभी आपके पेट में बैक्टीरिया कुछ चला गया, या आपने कुछ दवाई ली, उसकी वजह से भी ये पेप्टिक अल्सर हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल की वजह से। अगर ये हो गया पेप्टिक अल्सर, तो क्या होता है? नौशिया आता है, आपको वोमिटिंग जैसा लगता है कि उल्टी जैसा लग रहा है बार बार, ना। और पेट में पेन जैसा लगता है, और ऐसा लगता है अंदर कहीं पेन है पेट में, है ना। इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है आपको, और आपके एब्डोमेन कैविटी में भी ऐसे लग सकता है कि बहुत इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है कि पेट में इन्फेक्शन हो गया है। ठीक। और इसमें टाइप क्या है? डिओडिनल। अगर डिओडिनल में ये पेप्टिक अल्सर हुआ है ना, तो फूड खाना खाए, मतलब अगर आप दवाई लोगे, या फिर प्रॉपर दवाई से उसको ठीक कर सकते हो, या प्रॉपर फूड लाके उसको ठीक कर सकते हो। और अगर स्टमक में हुआ है पेप्टिक अल्सर, तो खाना खाने के बाद और ज्यादा आपका वो खराब हो जाएगा, और ज्यादा आपको, है ना, उसकी तकलीफ बढ़ जाएगी। डायग्नोस कैसे कर सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर हुआ है? तो एंडोस्कोपी में और एक्सरे में आपको पता चल जाएगा ये, ना, कि क्या है। तो अगर एंडोस्कोपी करोगे या एक्सरे करोगे, तो ऐसे वहां पे दिखाई देगा, पार्टिकल्स दिखाई देंगे आपको अल्सर के। नाउ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब, है ना, मीन्स इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ द बॉवेल्स एंड पासिंग ऑफ हार्ड स्टूल। अगर आपका स्टूल बहुत हार्ड पास हो रहा है, पुश करना पड़ रहा है, या होता ही नहीं मोशन, तो वो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मोशन होना मतलब जब आप सुबह उठते हो, आप जो पहला मील खाते हो, जो पहला खाना खाते हो, है ना, सुबह उठने के बाद, सुबह उठने के आधे घंटे के बाद तक अगर आपका मोशन हो गया, तो ठीक है। लेकिन अगर आधे घंटे के बाद तक भी मोशन नहीं हुआ, तो आप समझ जाओ कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। यूजुअली वैसा माना जाता है, ठीक है। लेकिन कोई कोई क्या सोचते हैं, दिन में कभी भी मोशन हो गया तो मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं है, ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सुबह उठने के बाद, है ना,
आधे घंटे में आपका मोशन हो जाना चाहिए। नाउ कॉजेज क्या है, क्यों होता है वो? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपको भी मालूम है कॉन्स्टिपेशन के। आजकल की तो जो मॉडर्न दवाइयां हैं उनको खाने से तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ओके, सिटिंग जॉब रहेगी, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ज्यादा पानी नहीं पिएंगे, है ना, डाइट बराबर नहीं है, डाइट में सुस्निग्ध सुमधुर नहीं है, सुस्निग्ध लुब्रिकेशन भी होना चाहिए, है ना, घी वगैरह भी खाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप ड्राई फूड खाते हो, ड्राई फूड मतलब सूखा भोजन, ड्राई फ्रूट्स की बात नहीं कर रही हूँ, सूखा मेवा की बात नहीं कर रही हूँ, ड्राई मतलब सूखा भोजन जो हम लोग तामसिक फूड ज्यादा खाते हैं, पानी कम पिएंगे, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अब मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो इसका? सबसे पहले तो खाने के बाद वज्रासन करो 5 मिनट तक के लिए, है ना, 5 मिनट 10 मिनट वज्रासन कर सकते हो। और आपका जो डाइट है, मिताहार जो डाइट है उसको फॉलो करो, है ना। और जितना आपके बॉडी को पानी की जरूरत है उतना वाटर इनटेक करो। जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो पानी ज्यादा लगेगा, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते नहीं मैं तो उतना ही पानी पीती हूँ हमेशा से, मैं इतना पानी, मौसम के हिसाब से भी पानी लगेगा। आप किस तरह से एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से भी पानी पीना चाहिए। अग्निसार क्रिया करो, रेगुलर बेसिस पे लघु संप्रक्षालन करो, है ना, मूल शोधन करो, बस्ती क्रिया करो, सूर्य नमस्कार करो। ये सब करके कॉन्स्टिपेशन को आराम से दूर किया जा सकता है। डायरिया, पासिंग ऑफ लूज और मोर फ्रीक्वेंट स्टूल, है ना, बार बार मोशन आना रुकना ही नहीं, डायरिया। सेल्फ लिमिटिंग 1 से 3 दिन तक में अपने आप चला जाएगा, अगर आप कुछ नहीं करोगे, दवाई नहीं लोगे तो चला जाएगा, है ना। पहले तो अगर डायरिया हो जाता है तो पहले डाइट का ख्याल रखो कि मुझे खाना बंद करना है या ऐसे कुछ खाना खाना जो आराम से पच सके, है ना। बॉडी को हाइड्रेट रखो, क्योंकि मोशन से डायरिया हो जाता है तो बॉडी के जो अच्छे तत्व है वो भी मोशन से बाहर निकल जाते हैं, है ना, न्यूट्रिशन वाले भी। इसलिए बॉडी में अच्छे से तरल पदार्थ लेके उसको बॉडी को हाइड्रेट रखो, जूस वगैरह पियो, है ना। अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर देखो कि कौन से भोजन से आपको डायरिया हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, खाने में कुछ हुआ है, लाइफस्टाइल में कुछ है, ठीक। और कभी कभी क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से भी डायरिया हो जाता है। ठीक है, कि हमने खाने में कुछ ऐसा चला गया था, ये पेट में बैक्टीरिया कुछ हो गया था, जम्स चला गया था जिसकी वजह से हो गया, या कोई वायरल उस समय चल रहा है जिसकी वजह से हो गया। नाउ इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, IBS, इसमें क्या है कि पेन एंड क्रैम्पिंग अ की फैक्टर इन डायग्नोसिस, है ना। अभी इसमें ना पेन होना, दर्द होना, है ना, डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन, मतलब या तो पेट छूट जाएगा, मोशन ज्यादा ही हो जाएगा, या तो बिल्कुल होगा ही नहीं। ओके, एंड ऑल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, या कभी डायरिया हो गया एक दिन, डायरिया हो गया और एक दिन मोशन हुआ ही नहीं, ऐसा। चेंज इन बॉवेल मूवमेंट्स, है ना। और आपका जो बॉवेल मूवमेंट है, मतलब वो कभी कम कभी बिल्कुल नहीं, गैस हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाता है, फूड इंटॉलरेंस, मतलब खाना आपको हजम नहीं होता है, फटीग होता है, थक जाते हो, सोने में डिफिकल्टी आती है ना, ये सब उसके सिम्टम्स हैं। ना हिमोरॉइड्स, ना पाइल्स, पाइल्स क्यों होता है? इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन, बहुत लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन हुआ, बहुत बार, है ना, मोशन करते समय बहुत पुश किया तो आपको पाइल्स हो जाता है। पाइल्स में क्या होता है, पेन होता है मोशन में, ब्लीडिंग हो जाती है, म्यूकस डिस्चार्ज हो जाता है ना, मोशन करते समय आपकी जो वेन्स है वो बाहर निकल जाती, नसें और कुछ मसल्स बाहर निकल जाती है। उसको ठीक करने के लिए तो सबसे पहले आपका डाइट, फाइबरस फूड खाना, अच्छा पानी पीना, अच्छी नींद लेना, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना, है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो एक बार पाइल्स का ऑपरेशन करवा लिया फिर से दोबारा होना ही है, क्योंकि आपके लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं किया। आसन में वज्रासन, पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, विपरीत करनी, शशांकासन, नाड़ी शोधन प्राणायाम, मूल शोधन, लघु प्रक्षालन, रिलैक्सेशन, ये सभी बहुत अच्छे प्रैक्टिसेस हैं करवाने के लिए। और भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। नाउ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, माइग्रेन, टेंशन, हेडेक,
माइग्रेन में क्या है, रिकरेंट हेडेक है ना, बार बार हेडेक होना, यूजुअली अफेक्टेड हाफ साइड ऑफ द हेड, आपके आधे हेड में बहुत दर्द होना चालू हो जाता है ना, पल्सेटिंग इन नेचर है ना, ऐसे स्पंदन जैसा ब्रेन में ऐसा लगता है कोई मार रहा है, एसोसिएटेड विद नोशिया, वोमिटिंग एंड सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड एंड स्मेल है ना, फिर आपको ऐसा लगता है कि लाइट के सामने प्रकाश नहीं चाहिए, लाइट कम चाहिए, बहुत तेज से आवाज हुई तो भी बहुत हेडेक हो जाता है, सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि वोमिटिंग हो जाएगा, नोशिया हो जाएगा है ना, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाने से ना, और बहुत ज्यादा विजुअल डिस्टरबेंस पहले हुआ है तो भी आपको माइग्रेन हो सकता है, और पानी की कमी की वजह से लंबे समय तक पानी की कमी रहती है शरीर में तो भी माइग्रेन हो जाता है। माइग्रेन जेनेटिक भी होता है, हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से भी माइग्रेन होता है। अभी माइग्रेन के लिए क्या है, जब भी माइग्रेन होता है तो उस समय तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो उसको इतना पेन हो रहा है, दवाई से ही वो ठीक हो सकता है, लेकिन बमन धोती तुरंत करवा के थोड़ा सा आराम मिल सकता है ना, रिलैक्सेशन प्रैक्टिस, ज्यादा रिजुनोवेटिंग वाले आसन देने हैं, रिलैक्सेशन वाले आसन ना, और जिससे ब्लड सप्लाई उनके ब्रेन में ज्यादा हो जाए वो कर सकते हैं, इन्वर्टेड पोस्चर कर सकते हैं, सर्वांगासन वगैरह, विपरीत करणी आसन वगैरह कर सकते हैं। और माइग्रेन जब भी उनको क्यों होता है वो ज्यादा, जब वो धूप में जाए तो अपना प्रिकॉशन ले, पानी पीते रहे, बॉडी को हाइड्रेट रखे, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ टेंशन एंड हेडेक, कॉमन टाइप ऑफ हेडेक है ये है ना, टेंशन आता है तो हेडेक अपने आप चालू हो जाता है, और आपके शरीर के आपका जो हेड है उसके निचले हिस्से में, गर्दन में, आईज में, हर जगह पेन चालू हो जाता है, हेड के दोनों साइड में ना, नसें यहाँ पे चालू हो जाती है, तनाव आ जाता है गर्दन में, और इसके लिए क्या है, रिलैक्सेशन टेक्निक सारी बहुत अच्छी है, नेक रोटेशन, ब्रह्म मुद्रा, शोल्डर रोटेशन, जो नेक और शोल्डर को स्ट्रेंथनिंग करने वाले प्रैक्टिसेस है ना, अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली शीतकारी प्राणायाम, ये सब प्राणायाम प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे हैं। Now joint pain or arthritis, it is progressive wearing out of joint cartilage and a major health hazard. Arthritis है ना, आपके जो हड्डियां हैं वो बुड्ढों के जैसे हो जाती हैं, इतना उनमें ये हो जाता है ना, और उसकी वजह से जरा सी चोट लगी तो आपकी हड्डी टूट भी सकती है, ऐसा भी हो जाता है ना। अर्था मीन्स ज्वाइंट, इट इज मतलब इन्फ्लेमेशन, मतलब आपकी हड्डी में ही इन्फ्लेमेशन आ जाता है ना। मैंने एक बार अपनी फैमिली डॉक्टर को पूछा था है ना, कि मुझे बताइए, क्योंकि ऑर्थराइटिस के इतने टाइप है तो एक्चुअली होता क्या है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था जब मैं योगा कर रही थी, एमए कर रही थी मेरा, तो उन्होंने बताया, एकदम सिंपल बताया कि आपकी जो हड्डियां है ना, मतलब उसके अंदर मान लो एक ऐसा कीड़ा आ गया है, आपके ही आपके ही बोन अपने दूसरे बोन को खाने लगते हैं, ऐसा उनको समझ में नहीं आता फॉरेनर कौन है अपना कौन है, वो खुद को ही खाने लगते हैं है ना, ऐसा उसमें इन्फ्लेमेशन आने की वजह से, तो उसके आसपास के जो मसल्स है ना, लिगामेंट्स है, वो सब पे उसका असर होता हो जाता है। तो इसके लिए आर्थराइटिस के लिए आप क्या कर सकते हो, एक मिनट। आर्थराइटिस के लिए आप है ना, सबसे पहले तो जितने भी स्ट्रेचिंग वाले आसन है वो आप दे सकते हो, और उनका है ना स्ट्रेस लेवल कम हो तो रूज वाले सभी चीजें देनी है उनको, रिलैक्सेशन वाले चीजें देनी है उनको, ओके, जिससे कि उनका स्ट्रेस लेवल कम हो, मसल में जो टेंशन है वो कम हो है ना, तो उनको रिलैक्सेशन ज्यादा देना, स्ट्रेचिंग देना, प्राणायाम प्रैक्टिसेस देना, उनको हैवी प्रैक्टिसेस नहीं देना है, सब सिंपल प्रैक्टिसेस देना है। सूक्ष्म व्यायाम बहुत यूजफुल है, जो छोटे छोटे है ना आपके जॉइंट्स पे सूक्ष्म व्यायाम काम करते हैं वो बेस्ट है ना। ऑस्टियो और आर्थराइटिस, ये भी आर्थराइटिस का ही एक प्रकार है, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है ना, वो बोन धीरे धीरे कम होने लगता है, वेट बियरिंग जॉइंट्स लाइक नी हिप्स कॉमनली अफेक्टेड, तो घुटने में जब भी हम लोग बोलते हैं ना ऑर्थराइटिस, सबको ऑर्थराइटिस, ये भी ऑर्थराइटिस का एक टाइप ही है, लेकिन क्या होता है हमारे जॉइंट्स पे ज्यादा असर होता है, कभी बोलते हैं ना घुटने में ही दर्द होता है मुझे, बाकी सब जगह नहीं,
या है ना किसी जॉइंट पे ही होगा, बाकी सब जगह पेन नहीं होता है। सबसे पहले घुटना, क्योंकि हमारे पूरा बॉडी का वेट जो है वो घुटने पे आता है, इसलिए घुटने में सबसे पहले पता चलता है। इसमें क्या होता है, मॉर्निंग में उठते ही ना पहले चला ही नहीं जाएगा, ऐसा लगेगा पूरा बॉडी अकड़ा हुआ है, सुबह उठते ही उठा नहीं जाएगा, इतना ज्यादा पेन रहेगा, मूवमेंट नहीं कर सकते। तो थोड़ी देर नॉर्मल होने के लिए उनको लगता है। ओके, तो ये ऑर्थराइटिस में ये बहुत ज्यादा होता है। अब आजकल जितने यंगस्टर है ना, उनको ज्यादातर यही प्रॉब्लम होती है ऑर्थर, मतलब कि आप मान सकते हो 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में भी ये बुढ़ापे वाली बीमारी होती है, जबकि ऑर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है ना। तो इसमें कैसा है, पहले आपकी एक्टिविटी कम हुई, वेट बढ़ गया, उसकी वजह से जॉइंट के ऊपर ज्यादा तनाव आया, ज्यादा वेट आया, इन्फ्लेमेशन आ गया जॉइंट में, और फिर पेन चालू हुआ, फिर एक्टिविटी कम। तो ये कॉमन साइकिल है उसके लिए। नाउ रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस, ये भी ऑर्थराइटिस का ही एक प्रकार है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना, जो मैंने बताया ना, ऑटो इम्यून यूजुअली बाइलेटरल होता है, कि आपको इसमें पेन होगा, स्टिफनेस होगा, और धीरे धीरे बोन खत्म होने लगेंगे, स्वेलिंग होगा, स्मॉल स्मॉल जॉइंट्स पे भी इसका असर होता है, और धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है। ओके, और इंक्रीज इन एसिडिक नेचर ऑफ डाइट है ना, और अगर आप ज्यादा एसिड वाले खाना खाओगे ना, खट्टे पदार्थ खाओगे, तो ये ज्यादा बढ़ते जाता है, तो इसलिए वो ध्यान में रखना है इसमें। ट्रीटमेंट कैसा है, फर्मेंटेशन ऑफ द जॉइंट्स व्हेन एक्यूट। ओके, फर्मेंटेशन, आपके जॉइंट्स को पहले अच्छा सा मसाज देना, या उनको और ज्यादा ना हो उसके लिए एक्सरसाइज करना, कोल्ड या हॉट पैक देना, मतलब गर्म या ठंडा सेक देना, स्टीम बाथ देना, अल्कलाइन जो डाइट है, ऑरेंज है, लेमन है, पाइनएप्पल है, वैसा मतलब फ्रूटी देना, अवॉइड करना टी कॉफी ब्रेड नॉनवेज ऑयली फूड अवॉइड करना, है ना, सूक्ष्म व्यायाम देना, सूर्य नमस्कार देना, सिद्धासन, गोमुखासन, ताड़ासन, सारे ऑर्थराइटिस के लिए आप एक जैसा कॉमन थोड़ा लिख सकते हो, है ना। ये स्ट्रेचिंग वाले आसन देना, जिससे कि उनको पेन नहीं हो, लेकिन जॉइंट्स में पेन कम आए, लेकिन जॉइंट में स्ट्रेंथनिंग भी बढ़े। तो सूक्ष्म व्यायाम सबसे ज्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट है। सूर्य भेदन, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, प्राणायाम सब अच्छे हैं। नाउ वुमेन्स प्रॉब्लम में प्री मेन्स्ट्रुअल सिंड्रोम, पीएमएस, मतलब पीरियड आने के पहले का जो सिंड्रोम है वो। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी। जो पीरियड आने वाला होता है ना, तो फीमेल क्या क्या फील करती है उसमें, या तो डिप्रेशन आ जाता है, या एंजाइटी आ जाती है, या इरिटेशन आ जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है, वो चिल्लाने लगती है ना, पेट ब्लोटिंग हो जाता है, पेट ऐसा सूजा सूजा लगता है, हाथ पैर में वाटर रिटेंशन जैसा लगता है, कि उंगलियां सूज गई है हाथों की, पैरों की, या पिंपल्स आ जाते हैं। ये तो बहुत कॉमन है, पिंपल्स आ जाना, हेडेक होने लगना, चक्कर आना, है ना, मसल में कुछ ऐसा लगना कि सूज गई है ना, या फिर बहुत ज्यादा, है ना, आपको ऐसा लगता है कि पाचन क्षमता, है ना, बहुत, या तो बहुत कम हो जाएगी, या तो बहुत बढ़ जाएगी। हॉट फ्लैशेस, मतलब अचानक से ऐसा लगेगा शरीर के अंदर बहुत गर्मी आ गई है। तो ये सब प्री मेनेस्ट्रुअल सिंड्रोम है। अभी उसमें है ना, अभी मेनेस्ट्रुअल में अमेनोरिया है। अमेनोरिया मतलब कि पीरियड आना ही नहीं, 3 महीना या उससे ज्यादा महीने तक पीरियड नहीं आया फीमेल में, तो उसको कहा जाएगा कि उसको अमेनोरिया हो गया है ना। अमेनोरिया मतलब मेनोरिया पीरियड, अमेनोरिया नो पीरियड। ओके, तो इसमें प्राइमरी क्या है, मेनिस्ट्रेशन डज नॉट बिगिन एट पुबर्टी। सेकेंडरी क्या है, नॉर्मल एंड रेगुलर मेनिस्ट्रुअल पीरियड्स बिकम इंक्रीजिंगली एबनॉर्मल एंड इरेगुलर टू एब्सेंट। एमेनोरिया कैसे दो प्रकार का होता है, एक तो ऐसा होता है कि जब जो लड़की है वो 13, 14, 15 साल की हो गई, अब उसका पीरियड आने का टाइम हो मैडम गया है, आपकी लेकिन आवाज उसको नहीं आ रही, बीच बीच में आवाज गई मैडम। हेलो। अभी ठीक, हाँ 1 मिनट में हाँ चेक कर अभी लेती अभी हूँ। आ रही, अभी आ एक गई। मिनट मैं चेक कर लेती हूँ, इंटरनेट चेक कर लेती हूँ।
ठीक है, अभी ठीक है ना? हाँ, तो अमेनोरिया में कैसे, प्राइमरी में कैसा है कि जब लड़की है ना, जैसे 13, 14 या 15 साल की हो गई कि अब उसका पीरियड आने का टाइम हुआ है, लेकिन उसको पीरियड आया ही नहीं, उसकी एज होने के बावजूद पीरियड नहीं आया, है ना? तो वो प्राइमरी अमेनोरिया में आएगा। सेकेंडरी अमेनोरिया मतलब पीरियड चालू हो गया है, लेकिन क्या होता है, इतना इरेगुलर है कि एक बार आ गया, फिर 3 महीने तक आया नहीं, फिर 6 महीने के बाद आया, तो भी अमेनोरिया में जाएगा। अभी इसके कॉजेज क्या है? ओवुलेशन एब्नॉर्मलिटी, मतलब उसका जो ओवुलेशन होता है, जो फीमेल का एग निकलता है, वो उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, या बाई बर्थ उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या उसका एनाटॉमी में शरीर में कोई प्रॉब्लम है, एब्नॉर्मलिटी है कुछ, या कुछ और मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से उसको पीरियड नहीं आ रहे टाइम पे। या तो कभी कभी ऐसा होता है मोटापा बहुत बढ़ जाता है, पीसीओडी हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव, जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं ना स्ट्रेनियस वाले, वो भी उसकी वजह से भी, थायराइड ग्लैंड में डिस्टर्बेंस आने की वजह से भी ये अमेनोरिया प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ डिसमेनोरिया मतलब क्या? पीरियड आ रहा है लेकिन बहुत ज्यादा पेन है, इतना ज्यादा पेन है कि वो बेचारी फीमेल बिस्तर से भी उठ नहीं सकती, है ना? बहुत ज्यादा क्रैम्प आने लगता है पीरियड में, पूरा पीरियड में दर्द होता रहता है, पीरियड के टाइम पे दर्द होता रहता है, ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है ना? लेकिन इसका ऐसा कुछ रीजन नहीं है, ये सब भी फीमेल को होता है, प्राइमरी तो सभी को होता है, मतलब ये कॉमन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके जो यूटेरस के वॉल है, उसमें बहुत ज्यादा वो मोटापा बढ़ जाता है, थिक हो जाता है वो, तो उसकी वजह से भी डिसमेनोरिया होता है। या फिर आपको पीसीओडी हो जाता है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, हैवी ब्लीडिंग हो सकता है पीसीओडी पीसीओएस की वजह से। अभी इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? मेडिकल साइंस में जाके बहुत सारी दवाइयां लेके इन सबको ठीक कर सकते हैं, पीरियड की जितनी प्रॉब्लम्स है। योगा में इसका बहुत अच्छा इलाज है जो आपको प्रिवेंटिव करता है। योगा करते रहने से आपके पीरियड रेगुलेट हो जाते हैं, नहीं आता है तो आने लगते हैं। ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक फीमेल थी जिसको है ना, उसका मेनोपोज आ चुका था, 6 महीने तक पीरियड आया ही नहीं था उसको। उसने योगा स्टार्ट किया और 1 महीने के बाद दूसरे महीने में ही उसका फिर से साइकिल रेगुलर हो गया। तो उसको बहुत सरप्राइज था कि मुझे 6 महीने तक नहीं आया था, तो उसको लगा कि अभी उसका मेनोपॉज आ गया है, उसकी एज भी हो गई थी, लेकिन फिर से उसका पीरियड रेगुलर हो गया। ओके, तो ऐसा भी होता है। तो अ, आपको मैनेजमेंट ना, योगा मैनेजमेंट इसमें बहुत अच्छा काम करता है। कभी योगा मैनेजमेंट में आप अच्छा मिताहार बता सकते हो, आप आसनास बता सकते हो, जितने आसनास हमारे जो है ना, नेवल के नीचे के जो पार्ट है, जैसे जिसमें लेग स्प्रेड हो जाता है, प्रसारिता पदोत्तानासना, है ना, और पादहस्तासना या उष्ट्रासना, है ना, अर्धमचंद्रासना, ये सारे आसन बहुत अच्छे हैं जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे काम करते हैं। ओके, और आपको प्राणायाम में भस्त्रिका, कपालभाति, अग्निसार क्रिया, 1 मिनट है, पानी पी लीजिए। भस्त्रिका, कपालभाति, अग्निसार क्रिया है ना, ये सब प्रैक्टिसेस अच्छे हैं। और मतलब ये करते करते अपने आप ये डिस्मेनोरिया रेगुलर हो जाता है, या पेन भी कम हो जाता है करते करते। नाउ मेनोरिया में क्या है? हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मेनोरिया में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। अब ये ब्लीडिंग ज्यादा होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहले तो एक हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है, आपको फाइब्रॉइड हो गया है यूटेरस में, आपकी ओवरी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, या आपने कुछ कॉपर टी वगैरह डाली थी उसकी वजह से, या आपने कुछ दवाई ली थी, कोई सर्जरी हुई थी, है ना, इन सब की वजह से भी हो सकता है। अभी योगा करने के लिए क्या सकते हैं? पहले तो ये योगा जो है प्रिवेंटिव है। एक अगर ब्लीडिंग चालू हो गई है, पीरियड आ गया है, तो योगा उस समय नहीं कर सकते, है ना, उसके पहले योगा कर सकते हैं प्रिवेंटिव की तौर पे। तो उसमें आपको क्या करना है? आपको पीरियड के टाइम पे तो सिर्फ अपनी देखभाल अच्छे से करनी है, लेकिन अगर आप योगा करते रहोगे, है ना, डाइट अच्छा लेते रहोगे, रिलैक्सेशन वाले आसना, स्ट्रेचिंग वाले आसना आप करते रहोगे ना, तो ये आपके ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ करेगा। योगा किसके ऊपर काम करेगा? आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, जो फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, उसको कम करेगा, है ना।
उसकी वजह से क्या है, धीरे धीरे अपने आप पीरियड रेगुलर हो जाएगा और ब्लीडिंग नॉर्मल हो जाएगी। नाउ पीसीओएस है ना, अभी पीसीओएस क्या है, 15% वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ना, ज्यादातर जो वुमेन होते हैं जिनको अभी मतलब 18 साल से लेके हम लोग मान सकते हैं कि 30-35 साल के जो फीमेल हैं उनमें है ना ये होता है तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पीसीओएस हो गया तो वो फिर आपको डिलीवरी मतलब प्रेग्नेंट होने में तकलीफ देता है, इसीलिए ये उस समय ज्यादा प्रॉब्लम करता है ना, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते। और पीसीओएस मतलब क्या, पॉलीसिस्ट ओवरी, आपके ओवरी में ना बहुत छोटे छोटे है ना मटर के दाने जितने छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं। ओके, उसकी वजह से आपका जो पीरियड है वो इरेगुलर हो जाता है ना, एक्ने आ जाते हैं या मोटापा बढ़ जाएगा, आपका जो मेल हार्मोन है वो बढ़ जाता है ना, मेलाटोनिन बढ़ जाता है, डिफिकल्ट होता है कंसीव करने में, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है ना, पीसीओडी या पीसीओएस से। नाउ मेनोपोज, मेनोपोज क्या है, प्रोसेस लास्टिंग फॉर 1 to 2। अभी मोनोपोज जब रहता है ना, प्री मोनोपोज मेनोपोज होता है और मेनोपोज। प्री मेनोपोज मतलब जब एक फीमेल हुए, अब उसके उम्र के हिसाब से अब उसका पीरियड बंद होने का टाइम आ गया है ना, तो यूजुअली इंडिया में 45 के बाद से लेके चालू हो जाता है, 45-50 की एज में आते आते फीमेल को मेनोपोज का सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कि पीरियड अचानक से एक दिन बंद हो जाएगा, वो धीरे धीरे बंद होता है। उसके लिए फिर क्या होता है कि कभी पीरियड बहुत ज्यादा आ जाएगा, फिर 3 महीने तक आएगा नहीं, फिर तेजी से आ जाएगा, ऐसे हो के फिर बंद होता है। और लेकिन मेनोपोज है ना, अभी तो 30 साल की उम्र में भी मेनोपोज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है ना, एस्ट्रोजन जो है वो बहुत कम हो गया है, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा हो गया है ना, तो उसकी वजह से भी आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से 30 साल की उम्र में भी मेनोपोज हो जाते हैं। मेनोपोज होता है तो क्या होता है, रात में नाइट स्वेट्स बहुत हो जाते हैं, ऐसे अचानक से इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि एसी भी काम नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन हमेशा रहेगा, हमेशा ऐसा रहता है कि अंदर बहुत जलन हो रही है बॉडी में है ना, बहुत हीट आ रही है, फटाफट मूड चेंज हो जाएगा, मूड स्विंग हो जाता है, यूरिन करते समय आपको तकलीफ हो जाएगी। मेनोपोज में योगा बहुत हेल्प करता है। सबसे पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर करता है योगा कि ये प्रॉब्लम सभी को होती है, सभी महिलाओं को हो रही है, सिर्फ आपको ही नहीं है, तो अकेलापन महसूस मत करो, क्योंकि महिलाएं जब ये मेनोपोज में आती हैं तो उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से ना डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो उन सब से बचने के लिए उनको सबसे पहले काउंसलिंग करना है ना, ये सभी के साथ होता है, लेकिन आप इससे बाहर निकल सकते हो, अपने आप को बिजी रखो, थोड़ा अच्छे कामों में लगाओ है ना, और स्ट्रेस कम लो है ना, डिप्रेशन में जाते हो तो बात करो अपने लोगों से, जो आपके आसपास के लोग हैं, आपकी सहेलियां हैं, उनसे बात करो, कुछ ऐसी चीजें करो जिसमें आपको खुशी मिले, सोशल गैदरिंग करो है ना। और सभी योगा प्रैक्टिसेस उसमें अच्छा है, अश्वनी मुद्रा, मूलबंध लगाना, ये सभी प्रैक्टिसेस आप मोनोपोज में उनको दे सकते हो ना। यूटेराइन प्रोलैप्स, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूटेरस इन वेजाइनल कनाल, मतलब आपका जो यूटेरस है ना, आपका जो गर्भाशय है वो नीचे आने लगता है, बहुत बार बोलते ना मेरा गर्भाशय नीचे आ गया है। ओके, सो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूटेरस इन द वेजाइनल कैनाल। क्यों होता है ऐसा कि बहुत ज्यादा अगर पेट पे प्रेशर आ गया, मतलब बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, बहुत हैवी वेट उठाया, या डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज्यादा पुश किया, या बहुत मोटापा आ गया, तो ये सब आ सकता है। ठीक है? या आपका जो पेल्विक एरिया है उसको उसमें बराबर स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब कभी जिंदगी में एक्सरसाइज नहीं किया, सिर्फ एकदम आलस की जिंदगी जिया है, तो भी आपको हो सकता है कि अभी ऑर्गन पकड़ ही नहीं रहे हैं, वो ढीले हो गए, पेट के पूरे ऑर्गन ढीले हो गए, मसल ढीले हो गए, तो उसकी वजह से मसल ही ऑर्गन को पकड़ के रखते हैं, मसल ही ढीले हो गए तो वो बॉडी तो ऐसे हो गई है ना। और इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, बहुत हैवीनेस फील होता है, बहुत भारीपन लगता है, बार बार यूरिन जाने को होता है, ब्लीडिंग भी हो जाती है आपको है ना। अभी इसको ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, पहले तो सर्जरी कर सकते हैं है ना, मेडिकल में जाके,
लेकिन योगा में क्या कर सकते हैं हम लोग, स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं कि मसल स्ट्रेंथनिंग। विपरीत करने वाले आसन करने से क्या होगा, उल्टे आसन करने से कि पहले यूटेरस को और ऊपर आने के लिए ट्राई करेगा वो ऑर्गन को। जितने भी पैर ऊपर उठाने वाले आसन है वो कर सकते हो, लेकिन एब्डोमेन पे कोई प्रेशर आए वैसा नहीं देना है, क्योंकि एब्डोमेन पे प्रेशर आएगा फिर से वो उसको नीचे की तरफ ढकेलेगा। लेकिन आप स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस है, जैसे सूर्य नमस्कार दे सकते हो आप उनको, है ना, और आप उनको जिससे मसल स्ट्रेंथनिंग हो, नौकासन वगैरह देना है आपको, लेकिन तुरंत नहीं देना है, धीरे धीरे प्रैक्टिसेस करके देना है कि पहले सिंगल सिंगल लेग का दो और बाद में दोनों लेग का, है ना, तब। और सारे आसन वगैरह कर सकते हैं लेकिन प्रिकॉशन लेते हुए। नाउ यूरिनरी इनकंटिन्यूएंस, इसमें क्या होता है कि वीकनेस ऑफ मसल्स पर्टिकुलरली पेल्विक फ्लोर, मेनोपॉज मोर कॉमन इन लेडीज। इसमें क्या होता है कि आपका जो मसल है यूरिन का वो बहुत वीक हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि अपने यूरिन अपने आप निकलता रहता है, तो उनको पैडिंग वगैरह देनी पड़ती है ना, पैड देना पड़ता है कि जो ओल्ड फीमेल होती है उनके साथ ज्यादा होता है कि यूरिन के लिए, कि जैसे बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं उनको है ना पैड लगाते हैं, वैसे ही फीमेल को भी लगाना पड़ता है। ज्यादा कॉमन लेडीज में ये ज्यादा होता है, क्योंकि वो उनका जो मसल है ना वो इतना वीक हो गया है कि अब जैसे यूरिन हम लोग कैसे, अगर आपको बहुत जोर से पेशाब लगी है, यूरिन लगा है, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, मतलब हमारे अंदर होल्ड करने की क्षमता है, हमारे मसल्स उतने स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उनके स्ट्रांग नहीं होते हैं, उसकी वजह से फिर यूरिन अपने आप पास हो जाता है। अभी वो पेल्विक एरिया को स्ट्रांग करने के लिए, एनस एरिया को स्ट्रांग करने के लिए अश्विनी मुद्रा, मूलबंध, विपरीत करनी, है ना, और नॉर्मल योगा प्रैक्टिसेस भी अच्छे रहेंगे। So yoga therapy works holistically, taking into consideration all the aspect of human being, है ना, मतलब योगा प्रैक्टिसेस ज्यादातर प्रिवेंटिव है, मतलब करते रहो तो आपको बीमारी नहीं होगी। इसका ये है ना, हमें पूरी तरह से, है ना, सर्वांगीण विकास के लिए, ये हमारे हेल्थ को अच्छे से रखने के लिए ये बहुत अच्छा है। योगा थेरेपी बहुत ही इफेक्टिव है अगर वो, है ना, हमारे हर डायमेंशन पे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, है ना, इमोशनल पे लेवल पे, और आपके स्पिरिचुअल लेवल पे, हर डायमेंशन पे योगा थेरेपी काम आती है। देह साधना कर सकते हैं, देह साधना मतलब डाइट अच्छा खाओ, अच्छा खाना खाओ, आसन करो, है ना, प्राणायाम करो, मंत्र चैंटिंग करो, भक्ति योग करो, दिव्य साधना में प्रत्याहार करो, धारणा ध्यान समाधि करो। ओके, सो आज का ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त हुआ। थैंक यू। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैम इसकी पीपीटी ये पीपीटी सर अभी आपको भेज देती हूँ मैं, यही वाला पीपीटी आपको भेज देती हूँ मैं। ये आज खत्म हो गया पूरा? ये खत्म हो गया है, अगर मैं देखती हूँ सिलेबस में, आप भी देखिए कुछ बाकी है क्या। नहीं मैडम, वो चिल्ड्रन का रह गया ना। हाँ, चिल्ड्रन हाँ मेंटल है, एक छोटा हाँ, टॉपिक चिल्ड्रन बाकी है। मेंटल हेल्थ। हाँ, हाँ, वो मैंने बनाया था पीपीटी, मुझे मिल नहीं रहा है, वही मैं देख रही थी कि कहाँ है वो, मिलता तो मैं कंप्लीट करती, पर कोई बात नहीं, एक टॉपिक में हम लोग और मिल लेंगे। ठीक है, अगले थर्सडे एक कर लेंगे, फिर अपना आज टॉपिक भेज देंगी ओवर हो मैडम जाएगा। नोट्स। ये वाला तो मैं अभी भेज रही हूँ, अभी मैं भेज देती हूँ। और ओके। चिल्ड्रन वाला, हाँ चिल्ड्रन वाला अगले क्लास में कर लेते हैं, वो अभी मुझे पीपीटी मिल ही नहीं रहा है। इसके पहले का भी जो पीपीटी है ये पूरा कॉमन एक ही है? ये पूरा एक ही पीपीटी है सर, पूरा सब A to Z उसमें ही डाल के रखा है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच, गुड डे। थैंक यू मैडम होस्ट थैंक यू। मुझे कीजिए। हेलो। हाँ हाँ सर, मैं होस्ट कर देती हूँ आपको।